हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। क्लास 10th साइंस की सीरीज में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर 12। चैप्टर 11 और चैप्टर 10 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और यही नहीं, मैथ्स के भी 9th 10th का जो मैथ्स है एनसीईआरटी है वो भी क्लासेस अपलोडेड हैं। आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो जो चैप्टर 12 है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी हमारे चैप्टर का नाम है। हम आज के चैप्टर में इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो, करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, सर्किट डायग्राम हो और वेरी इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ हो, रेसिस्टेंस हो, रेसिस्टिविटी हो, वॉट जो भी आपके एनसीईआरटी में जितना सब कुछ दिया हुआ है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम पर्पस से ही नहीं, आपके डेली लाइफ से भी के पर्पस से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए। देखो, जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट थिंक कि कोई भी इससे फैमिलियर नहीं होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इस वर्ड से फैमिलियर नहीं हो। सबको जाने अनजाने ये वर्ड सुनने मिला ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी। और सबके घर में भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। अगर हम कहें कि आपके घर में लाइट जल रही है, बल्ब चल रहे हैं, ट्यूबलाइट, फैंस या फिर फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, सब किस पे वर्क कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। लेकिन हम ये समझेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। अगर हमने देखें, आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, क्योंकि अगर आप देखें तो करंट ही जो है वही इंपॉर्टेंट थिंग है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। लेकिन अगर करंट को समझना है ना, करंट को समझना है तो करंट कहां से जनरेट हो रहा, तो आपको उसके लिए सबसे पहले समझना होगा चार्ज को। करंट का टोटली डिपेंडेंस चार्ज पे है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। और ऐसा नहीं है कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रिक ही होता है, आपने अगर सुना हो तो एयर करंट भी होता है जो हवा से जनरेट किया जाता है ना। वाटर करंट होता है जो किससे, डैम वगैरह जब पानी से जनरेट करते हैं, आपने सुना होगा वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। सबको ही पता होगा ये बात कि वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या जनरेट हो रहा है? करंट जनरेट हो रहा है। तो जो करंट हमारा वाटर से जनरेट हो रहा है उसको हमने बोल दिया वाटर करंट। जो करंट हमारा एयर से जनरेट हो रहा है उसको हमने बोल दिया एयर करंट। लेकिन जो करंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है, ये कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा चार्ज के कॉन्सेप्ट को। चार्ज क्या है, क्या होता है, इसका सिंबल क्या है। चलो पहले तो इसकी स्क्रिबलिंग बंद करते हैं, एक सेकंड, ऑटो रिफाइनिंग। कुछ का कुछ हो रहा है ना। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज को। जब हम चार्ज को समझेंगे तभी हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ सकते हैं। तो अगर चार्ज की बात करें, केमिस्ट्री में आपने जरूर देखा होगा उसका सिंबल क्यू होता है। और चार्ज हमारे कितने, टू टाइप्स के हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। सभी बच्चों ने पढ़े। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सिंबल होता है और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव, है ना। तो अगर चार्ज की बात करें तो एक ये फिजिकल एंटिटी होती है जो या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। चार्ज हमारा क्या है? अ फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने देखा होगा कि एक्सेस होगा इलेक्ट्रॉन्स का या डेफिशिएंसी होगा, और उसी के बेसिस पे हमारे चार्ज होते हैं। जैसे अगर मैं एक आपको केमिस्ट्री से समझाने की कोशिश करती हूँ चार्ज को। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। अगर सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। क्लियर है? 11 एटॉमिक नंबर है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 इसने स्टेबल हो जाएगा अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का रहे, यानी कि हीलियम का रहे, 2 और 8 रहे। लेकिन 1 इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेस है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। एक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके पास सोडियम का चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अगर हम इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज को समझे तो आप देखिए क्लोरीन। क्लोरीन उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्या होगा? 287 है।
अगर इसने स्टेबल होना है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 288, तो ये स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस का इसके पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो कैल्शियम क्या हो जाए, क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और स्टेबल होने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, तो इसके पास क्या चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारा चार्ज हुआ, Na तो पॉजिटिव हो गया और Cl हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने क्यों समझाया, आपको चार्ज समझाने के लिए। ये जो चार्ज आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज द बिकॉज ऑफ एक्सेस, इसके पास एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है, जो फिजिकल एंटिटी जनरेट होती है, उसको इन्होंने नाम दे दिया है चार्ज। ये जो फिजिकल एंटिटी जनरेट हुई है एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, दिस इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जब चार्ज हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हम देखें, ये है हमारा चार्ज का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, तो दो तरह के हो गया। जो पॉजिटिव वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और जो नेगेटिव वाला होता है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो हमारा ई नेगेटिव है। अगर नेगेटिव की बात है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम, और ये होगा नेगेटिव में। और प्रोटॉन का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलाम, ये होगा पॉजिटिव में, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड हमारा पॉजिटिव है और इसमें हमारा नेगेटिव है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। तो जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जिसमें डायरेक्शन की नीड होती है वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट, क्यू की, स्मॉल हो या कैपिटल हो, तो वो होती है कुलाम। क्या होती है, कुलाम। कुलाम। तो इसका सिंबल होता है सी। ये हमारा किससे सिंपल सिंबल करा जाता है, सी से। ठीक है। तो यूनिट इसकी कोलाम्ब हो गई है और स्केलर क्वांटिटी है, सी से इसको हम शो करते हैं। आई थिंक अब आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा कि चार्ज एक्चुअल में क्या है। ठीक, चार्ज समझ में आ गया। अब जब हमें चार्ज समझ में आ गया है, तो जो चार्ज से हम समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, किसको समझेंगे, टॉपिक पे वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू a particular through a particular area of unit cross section, of unit cross section in unit time। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए अब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो किसमें फ्लो होगा, मेटेलिक, कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर में फ्लो होगा। चाहे वो कंडक्टर जो है, कंडक्टर गुड कंडक्टर होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए, चाहे वो मेटेलिक वायर ही क्यों ना हो। अगर आप मान लीजिए ये मेटेलिक वायर में फ्लो हो रहा है, ये हमारा वायर है और इसमें हमारा चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट के सिंबल की बात करें तो वो आई है। अब इस डेफिनेशन से देखो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आई हमने लिखा करंट, करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की बात आ गई, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। किस में जा रहा है, यूनिट टाइम। तो टी का क्या हो गया सिंबल, टाइम का सिंबल क्या हो गया, टी। तो आप यहां से देख रहे हैं आई का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और अगर हम Q की बात करें तो Q इज इक्वल टू हो गया आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। अब अगर हम यूनिट करें आपकी ड्राइव, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट, करंट का सिंबल आई इज इक्वल टू Q अपॉन टी।
क्यू की जो यूनिट है अभी मैंने आपको बताई है कोलाम, और टाइम की क्या है सेकंड, 1 सेकंड में हो रही है, तो क्यू बाय सेकंड है ना, क्यू बाय सेकंड हो गई आई की। और ये जो होता है क्यू बाय सेकंड, इसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। और इसका सिंबल क्या है? ए। तो जो यूनिट आपकी निकल आई, यूनिट ऑफ करंट यानी कि आई इज ए। क्या है? ए है। एमसीक्यूज में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो यहां से आपने यूनिट निकालना ड्राइव किया कि यूनिट जो है क्रॉस सेक्शन की वो कितनी है, टाइम यूनिट जो है करंट की वो क्या है? एम्पियर है। क्लियर है? तो आई डोंट थिंक कि अब आपको करंट समझने में कोई दिक्कत हो रही होगी। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। सारा खेल चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। मूव कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या प्रोटॉन हो रहे हैं। और जो उनका मूवमेंट हो रहा है यूनिट टाइम में, उसी को ही करंट कहा गया है। जो फ्लो हो रहा है ना चार्ज का, वो ही करंट को जनरेट कर रहा है। सारा खेल यहाँ पे क्या है? देखा जाए तो चार्ज का खेल है। समझ में आ गया है? ठीक है। तो आपकी कई बार एम्पियर नहीं लिखा होता है, ऑप्शन में कोलाम पर सेकंड लिखा होता है, तो कोलाम पर सेकंड भी लिखा है तो वो भी उसकी यूनिट है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है? हाँ। अगर हम देखें कि जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके इससे रिलेटेड, है ना, आपकी उसमें बुक में, तो उससे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि इन्होंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक दिया उसमें सर्किट भी डिफाइन किया है। तो सर्किट जो होता है ना, सर्किट एक कोई भी जो रे डायग्राम है, हम उसमें अभी फर्दर बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले ये हमने ले लिया एक नॉर्मल बल्ब लगा दिया, ठीक, ये है, ये हमने एक अमीटर लगा दिया है, सपोज कर लिए ए। हम्म इसका 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये की लगा दी है। अभी मैं आपको सारे सिंबल से बताऊंगी, थोड़ी देर में सब सिंबल समझाऊंगी कि किसका क्या सिंबल होता है। ये है हमारी बैटरी, बैटरी है ये, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। जो बड़ा वाला होता है ना वो पॉजिटिव होता है। तो अगर ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, की हमारी ओपन है, तो फिर हमारा की दोनों तरह की होती है। देखो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर ये इसके बीच में नहीं है तो ओपन है, और अगर बीच में है तो ये क्लोज है ना, ये स्विच होती है की। ये सिंबल्स पे आएंगे तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। और अगर बल्ब ऑन हो रहा है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। अब आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे होमवर्क में दे रही हूँ, डिफाइन 1 एम्पियर। आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, दिस इज योर होमवर्क। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, बस आप मुझे प्रॉपर डेफिनेशन इसकी प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, इसलिए ही मैं आपको दे रही हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं एग्जाम्पल भी मेंशन कर देती हूँ 12.1 करके, कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कि एक करंट है, करंट कितना है? करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, बाय अ फिलामेंट, किसी भी फिलामेंट में ड्रॉ हो रहा है, बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके फिलामेंट में फॉर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए, है ना। तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, चार्ज आपको बताना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सब कुछ दिया हुआ है। देखो आई आपको क्या दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर। अगर हम टाइम की बात करें तो दिया हुआ है 10 मिनट्स, लेकिन हमें चाहिए सेकंड में। तो आप क्या करेंगे? हमें तो सेकंड में चाहिए। 1 मिनट में कितने? 60 सेकंड होते हैं, तो 10 × 60 करेंगे, 10 मिनट्स में हो जाएंगे कितने? 600 सेकंड। सेकंड में टाइम आ गया। अब आपसे पूछा गया है क्यू आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या था? क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई आपका कितना है? 0.5 इंटू 600। तो जो आपका चार्ज आ गया वो आ गया है 300 कोलाम। क्या आ गया है चार्ज? 300 कोलाम। क्लियर हो गई है? ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वहां पे मेंशन है, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ही मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना पेपर में, वो एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो इजी, मतलब बस आपको फोर रिमाइंड करके बता देती हूँ कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी आपने देखा उसकी जो यूनिट है टाइम करंट की, वो क्या है? एम्पियर है ना। लेकिन कई बार जो एम्पियर है वो माइक्रो एम्पियर में भी आ जाता है।
करंट आपको किसी किसी न्यूमेरिकल में ना माइक्रो एम्पियर में भी दिया होता है, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, बिकॉज इस पार्ट से न्यूमेरिकल बहुत आती हैं। अगर माइक्रो एम्पियर में दिया है तो 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर, सॉरी ये माइक्रो में बोल रही हूँ, ये है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर। और अगर माइक्रो एम्पियर की बात करें कि 1 माइक्रो एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 म्यू ए, इसमें होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपका मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर आ जाता है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसलिए ये याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऐसे ही आते हैं और आपकी एनसीईआरटी में ये कन्वर्जन मेंशन है, इसलिए और ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जब करंट की बात कर रहे हैं तो मैं एक डिवाइस को और बीच में लेके आऊंगी, एक इंस्ट्रूमेंट को लेके आऊंगी, उसका नाम है अमीटर। अमीटर अमीटर मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही थी ना, ये लग रहा है ए से। तो अमीटर क्या है, अमीटर इज अ डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अ डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट, आप जो डेफिनेशन है वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं, अमीटर। और अमीटर की एक बहुत खासियत है, जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाएं हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज कनेक्ट्स इन पैरेलल, कनेक्ट्स इन सॉरी सीरीज, इट्स ऑलवेज कनेक्ट्स इन सीरीज। अभी आप इस चीज को ज्यादा वो मत लें, हार्डली सीरीज और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं और ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल अमीटर का जिक्र आया था तो मैंने इतना बता दिया है कि ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे घर से करके बताएंगे, मैंने ऑल्दो डिस्कस कर लिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स consisting consisting 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको ये बताना है। देखो Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी है, इन्होंने चार्ज दे रखा है 1 कूलम। और आपको क्या बताना है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको बताना है। मैंने आपको हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू वो बता रखा है, एन ई माइनस 1 ये है ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये चीज इसमें यूज होगी। आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि कितना होगा, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। फॉर्मूला आपके पास है, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, बस आपको अपने वर्ड्स में इसको प्रिसाइज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि जैसे अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं उससे पहले एक चीज समझाती हूँ। जब वायर होता है ना, वायर में जो करंट फ्लो होता है, जैसे कि मान लो ये है, ये कोई भी वायर है, अगर आप इसमें डायरेक्शन की बात करें, है ना, तो जो डायरेक्शन होता है ना करंट का, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट होता है। क्यों होता है ये आप समझिए। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, अगर हमारा ये वायर कहीं भी सर्किट में ऐसे लगा हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया है मैंने ये एरो, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे जाएंगे और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। समझ में आ गया है, जो करंट की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या होगी, फ्लो अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, तो वो अपोजिट फ्लो होगा और आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी। मैं यहां लिख देती हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट inside a wire is opposite to the flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और वो मैंने आपको समझा दिया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलेंगे और करंट हमारा पॉजिटिव से निकलेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें,
गुड। ओके, अब मैं एक आपको बताती हूँ, एक न्यूमेरिकल और इसके लिए हम कर लेते हैं। चलो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अ करंट 1 एम्पियर इज ड्रॉन, कितना है? 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट। एक फिलामेंट से आप 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं। फिलामेंट किसका है? इलेक्ट्रिक बल्ब का है। किसका है? इलेक्ट्रिक बल्ब का है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड द, ये थोड़ा थोड़ा आपको वो वाला न्यूमेरिकल जो आपको होमवर्क में मिला है उसको सपोर्ट करेगा। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन cross section of the filament in 16 seconds। 16 सेकंड का टाइम दिया, उसमें यूनिट टाइम है, इसमें 16 सेकंड है। तो अभी भी करंट हमारा कितना है? अगर हम क्यू की बात करें, सॉरी क्यू क्यों लिख रहे हैं हम, हमें तो क्यू तो कैलकुलेट करना है। इन्होंने दिया है करंट, करंट कितना है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर दिया है, इलेक्ट्रिक फिलामेंट के थ्रू दे रहा है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन कैलकुलेट करना है। और जो टाइम है, टाइम दिया गया है 16 सेकंड। टाइम कितना दिया गया है? 16 सेकंड। अब आप यहां से समझिए ये कैसे होगा। सबसे पहले हमें Q निकालना है। Q की ही बहुत मस्त है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। I है 1 एम्पियर और T है 16। तो Q हमारा कितना आ गया? 16 कोलाम। 16 कोलाम हो गया। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखेंगे Q का फॉर्मूला होता है NE। Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q इज इक्वल टू NE है। Q हमारा यहाँ पे कितना आया? 16 कोलम आया है। देखिए ये यहाँ पे आया है 16 कोलम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 16। एन हमें कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें सबको पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये हटाया, यहाँ पे 10 बढ़ गया, 16 से 16 हो गया। अब ये ऊपर आया तो 10 इंटू 10 की पावर 19 ऊपर आके प्लस का हो गया तो 10 की पावर 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 की पावर 20। कितने होंगे? 10 की पावर 20। अब देखो मैंने उसके जैसा ये क्वेश्चन करा दिया है। मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कोलाम चार्ज में कहा था, तो ये क्या है? आई, और ये क्या है? टी भी हमारा कितना है? 1 है। 1 है। अब ये तो हमें इस फॉर्मूले को इसमें लगाने की भी नीड नहीं है क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ही होता है। बिल्कुल सिंपल, हमें पता है Q है 1 एन इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो n क्या हो गया? 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये हो गया। ठीक, तो आप इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजीली। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस बेसिक कैलकुलेशन आप यहां से कर लीजिए और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर दीजिए। फिलहाल ये जो आपका क्वेश्चन था ये मैंने थोड़ा डिफरेंट तरह का था इसलिए कवर किया कि एक आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि ये भी आता है, सीबीएसई बार बार पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में। क्लियर हो गया है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी डायग्राम का, किसी भी सर्किट का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें इसमें पढ़ना है। अब आप सोच के देखिए, चार्ज तो फ्लो हो रहा है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं करंट जा रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है भाई? कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर रही है? ये बात हमें यहां से समझ में आएगी कि जो कौन सी चीज है जो हमारी क्या फ्लो कर रही है? चार्ज को फ्लो कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इसी का ही काम है चार्ज को क्या करने का? फ्लो करने का। जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा कोई भी सर्किट डायग्राम है, ये हमारा लग गया इसमें। अब यहाँ पे चलो ठीक है मैं बल्ब भी बना देती हूँ। ये है, अब यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? कौन कौन ऐसी चीज है जो यहाँ पे काम कर रही है? तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जब पोटेंशियल का अगर हम बात करें तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन
जो एक अमाउंट होता है काम करने में, वर्क डन, वर्क का सिंबल W होता है, व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज is moved is moved from infinity to a point, infinity to a point is called electric potential, is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी, यानी कि अभी तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट में लाने में जो काम होता है, जो वर्क डन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सिंबल की बात करें, सिंबल की बात करें तो जो पोटेंशियल का सिंबल होता है वो होता है V। The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point is called potential। तो देखो अब इसकी आप यहीं से डेफिनेशन से लगाएंगे तो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, किसी यानी कि वर्क डन बाय चार्ज, जो यूनिट चार्ज है उतना जितना वर्क डन हो रहा है उसको क्या बोल दिया? पोटेंशियल। ये आपका क्या पोटेंशियल का यहां से फॉर्मूला आपके पास आ गया। और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और अब नहीं, ये आगे 12th तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q। अगर यूनिट की बात करें, अब यहां से हमें यूनिट ड्राइव करनी है, यूनिट तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो V हमें नहीं पता, W आपका क्या हो सकता है? W जो वर्क डन है वो आपका मतलब किसमें, किसी भी यूनिट में आपका वर्क डन हो सकता है कि वॉट में हो गया, है ना, वॉट में कि इतना वर्क डन कर दिया, या कई बार आपकी किलो वॉट हो जाता है, कई बार जूल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अभी हम जूल इसमें लेके चलेंगे एसआई में, है ना, एसआई सिस्टम में। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, तो ये कितना हो रहा है? जूल। इसकी यूनिट क्या हो गई? जूल। और चार्ज की यूनिट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, क्या है चार्ज की यूनिट? है कोलॉम। कोलॉम है तो जूल का सिंबल होता है J और कोलॉम का होता है C। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू J अपॉन C, 1J/C। ये हो गया, है ना, J पर कोलॉम। तो वोल्ट की जो, और ये जो जूल पर कोलॉम होता है इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट और जूल पर कोलॉम। क्या है? जूल पर कोलॉम या फिर वोल्ट। ये होगी हमारी यूनिट ऑफ पोटेंशियल। कैसे आ गई? क्योंकि W अपॉन Q है, वर्क डन हमारा जूल में हो रहा है, चार्ज हमारा कोलॉम में है, तो इन दोनों को जब हमने 1 1 करके लिया तो ये आ गई है हमारी यूनिट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हैं। और मैं याद दिला दूं, जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें। बिकॉज मुझे नहीं लगता हम आपको इतना डीप में सब पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो, कि आपको किसी भी ट्यूशन की कोई नीड है। आप समझिए, आप घर बैठ के विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि हमें मोटिवेशन देनी है, और मोटिवेशन कैसे देनी है? बस आपको लाइक करना है हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ये मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कॉस्ट है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल की बात, है ना, पोटेंशियल की बात हो गई। अब यहाँ पे लेकिन एनसीईआरटी में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी मेंशन है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मिस कर दें, क्योंकि एनसीईआरटी तो भैया की है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है? पोटेंशियल तो हम समझ गए, पोटेंशियल ही वो पावर है, वो वर्क डन है जिसकी वजह से चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो है, इट इज मेजर्ड द वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ नहीं है, अगर आप मान लीजिए कोई 2 पॉइंट है, ये A है और ये B है, तो इनके बीच में, अगर यहाँ पे V A है, यहाँ पे पोटेंशियल B है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, और कुछ भी नहीं है। द डिफरेंस क्या है? ये द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट,
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मैं छोटे छोटे आपको कहीं कहीं शॉर्टकट लिख देती हूँ, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर हम बात करें वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसको हम डेल बी यानी कि डेल्टा वी से डिनोट करेंगे। दो उसका 2 पॉइंट का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन भी आपका ए से बी के बीच में, अभी हम तो इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, अभी हमने क्या पढ़ा, इनफाइनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। और यहाँ पे उन्होंने हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में होगा, और अपॉन में हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया, वर्क डिफरेंस डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू, कि आपका जो वर्क डिफरेंस होगा 2 पॉइंट में हमारा जो लेके जाएंगे उसके जो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, the amount of work done in bringing a unit positive charge from a point A to a point B is called the potential difference। ये आपको समझना है, ये हमेशा 2 पॉइंट जो आपको दिए गए हैं उसके बीच में होता है। ठीक, क्लियर हो गया है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। हाँ, यूनिट तो वोल्ट ही रहेगी, यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम, क्योंकि ये पोटेंशियली तो है, चाहे 2 का डिफरेंस है ना, चाहे 3 का डिफरेंस है तो पोटेंशियली कोई जो चीज है वो थोड़ी ना चेंज हो गई है। ओके, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये जो पोटेंशियल होता है ना, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपका चार्ज स्केलर क्वांटिटी था, वैसे ही पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। क्लास 9th में आपने स्केलर वेक्टर पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड होती है। अगर हम यूनिट की बात करें, जूल पर कोलाम होती है, जिसको हम वोल्ट भी बोल देते हैं, जिसका सिंबल वी भी है। अगर हम मेजर की बात करें, करंट किससे मेजर होता था, करंट होता था अमीटर से, और पोटेंशियल किससे मेजर होगा, वोल्ट मीटर से। नाम में ही छुपा है, वोल्ट लग रहा है तो पोटेंशियल मेजर करेगा, किससे होगा, वोल्ट मीटर से। और ये हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज पैरेलल को लेके अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जैसे जैसे हम इस क्लास को आगे मूव करेंगे ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अमीटर सीरीज में हो रहा था कनेक्ट, और ये पैरेलल में हो रहा था। अभी के लिए आप बस इतना समझिए, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझाएंगे, और बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज वोल्ट मीटर। अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या वोल्ट मीटर क्या होता है, तो भी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं लिख देती हूं, डिफरेंस, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। सर्किट में मैंने आपको अभी समझाया है, क्लियर होना चाहिए। सर्किट is measured using a device called, क्या बोलते हैं उस डिवाइस को, वोल्ट मीटर। हाँ जी, उस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता था, और अमीटर का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हमारी एनसीईआरटी ने फिर से हमें एक प्रॉब्लम दे दी है। भाई एनसीईआरटी तो प्रॉब्लम का ही खजाना है, ऐसा लग रहा है। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल 12.2, वो कह रहा है हाउ मच, मैं आपके लिए, वैसे आप बुक खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं लिख देती हूँ, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, राइटिंग पे मत जाइए, वर्ड पे डिफरेंस दीजिए, 2 कूलम्ब अक्रॉस 2 पॉइंट्स, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इन्होंने कहा है कितना वर्क डन हो रहा है, देखो चार्ज दिया गया है 2 कूलम्ब, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V आपको दिया गया है 12 वोल्ट, और आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन, W पूछा गया है। बिल्कुल क्लियर, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W/Q। अगर यहां से हमें W निकालना है तो W इज इक्वल टू QV। Q कितना है 2 और V कितना है 12, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट क्या थी, जूल, तो कितना आ गया 24 जूल। 12 टू 24 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा।
किसी को डाउट तो नहीं है इस न्यूमेरिकल में? ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ये आपको देखने में छोटी लग रही है, बट एग्जाम्स में ये पूछी जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दिया गया है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। और बिल्कुल मैंने अभी बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर जो मेजर करने के लिए, कौन मेंटेन करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। अब आप मुझे ये कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको इसका आंसर बताया है, ठीक है। अगला इन्होंने पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब ये कह रहे हैं अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, अगर पोटेंशियल V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, यानी कि पोटेंशियल अगर 1 है तो 1 जूल का काम करना पड़ रहा है 1 कूलम को मूव करने के लिए, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया है। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम साइंस के लिए इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। इलेक्ट्रिक सेल, देखो सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, अभी आप देख लोगे कि मैम ये क्या लगा रही है, ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक सेल। इसमें जो बड़ा वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हमारा बैटरी की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? बैटरी की तरह। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल भी कह सकते हैं या फिर हम बैटरी भी कह सकते हैं इसको, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल या फिर इसको हम बैटरी बोलते हैं। बैटरी क्या है जो आपके घर में यूज हो रही है, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक सेल का, कि एक सेल क्या हुआ, हाँ एक सेल हमने ये लगाया, फिर दूसरा सेल ये लगाया, फिर तीसरा सेल ये लगाया, ये कंबाइन होने लगे अकॉर्डिंग टू नीड। कितनी आपकी डिमांड है, कितनी एनर्जी को फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सेल्स कंबाइन किए जाते हैं और ये बन जाती है बैटरी। क्या बन गई है ये? बैटरी, जब एक से ज्यादा सेल लगे हुए होते हैं। क्लियर? फिर इसका एक इंपॉर्टेंट चीज आती है प्लग की। जो प्लग की होती है, अगर वो उसका सिंबल होता है ये, अगर ये बीच में कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये है ओपन। क्या है? ओपन। और अगर बीच में हमारा ये लगा हुआ है तो ये है हमारी क्लोज्ड की। कैसी की होती है? क्लोज। जो स्विच होते हैं ना, स्विच की तरह आप इसे समझ सकते हैं कि ये स्विच क्लोज और ओपन होता है ना। तो आप देखते हैं घर में बिना स्विच से थोड़ी होता है, कभी आप उसको ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं। तो बस अगर ये बीच में डॉट नहीं है तो आप समझ लीजिए ऑन है, और अगर डॉट है तो ये क्लोज है, ठीक है। फिर आता है वायर। ये कोई भी ज्वाइंट वायर की अगर हम बात करें, वायर, ठीक है, ज्वाइंट, अगर कोई ज्वाइंट वायर है तो वो कैसे होगा? ये है और ये सिंबल आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइए ये है ज्वाइंट वायर। क्या है? ज्वाइंट वायर। अगर कोई वायर ऐसे ही जा रहा है, जैसे कि, हाँ हाँ तुम्हें भी दिखाएंगे, अभी वेट करो थोड़ी देर। जैसे मान लीजिए ये जा रहा है, कोई भी वायर है आपका, वो ऐसे मूव कर रहा है, ये, इसका मतलब क्या है? वायर विदाउट ज्वाइनिंग। क्या है ये? विदाउट ज्वाइनिंग। इसमें ज्वाइन नहीं है, जैसे वो कनेक्टेड था, ज्वाइन था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये विदाउट ज्वाइनिंग है। कई बार आपने देखा, अभी मैं सर्किट डायग्राम में ये वाला ये डायग्राम बनाती, ये हार्ट नहीं है, ये आप कभी सोचे, ठीक है, ये होता है बल्ब का सिंबल। किसका सिंबल है ये? बल्ब का सिंबल है। आप चाहें तो भाई ऐसा भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में ये भी क्या है? बल्ब का सिंबल है, ठीक। अगर आप कहीं पे एक ऐसे देखते हैं, ये कीड़े मकोड़े नहीं है भाई, ये रेसिस्टर है। क्या है? रेसिस्टर। आगे हम पढ़ेंगे, इसका बहुत यूज है, ठीक है। ये क्या है? रेसिस्टर। और ये अगर आप देखते हैं, ये मैंने अभी बताया था क्या है? एमीटर है, जो सीरीज में लगता है, करंट को मेजर करता है। और इसकी जगह अगर ऐसे दिख रहा है तो ये हमारा वोल्ट मीटर है, किसको? पोटेंशियल को मेजर करता है। और कहाँ लगता है? पैरेलल में लगता है, ठीक। एक बार आप देखेंगे, ये एनसीईआरटी से ही आपकी पिक ली गई है। बहुत देर से ये पिक बहुत बेचैन हो रही थी, बार बार हमारे सामने आई जा रही थी कि मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। फाइनली अब आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, प्लग की, ओपन एंड क्लोज, ज्वाइंट वायर, वायर विदाउट ज्वाइनिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेसिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर में एक एरो लग जाता है, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं और वेरिएबल रेसिस्टर भी कहते हैं। फिर अमीटर और वोल्ट मीटर। ये 11 के 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सिंबल्स हैं, जो एक सर्किट डायग्राम को बनाने के काम आते हैं। अब जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया
कि ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग अ बल्ब, अभी मैं बल्ब तक ही लेके आ रही हूँ, यूजिंग अ बल्ब, अमीटर एंड बैटरी। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक लेंगे, ये आपने सबसे पहले बल्ब लगाया, अमीटर लगाना है, अमीटर हमारा सीरीज में लग गया, ये लग गया। चाहे आप एक काम करिए, इसको अमीटर को उधर लगाइए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, क्योंकि वो आगे के हैं। आप अमीटर यहाँ कनेक्ट करिए, ये लग गया। अब इसमें एक बैटरी आपको लगानी है, तो आप ये लगा दी हमने बैटरी, ये इसको होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से करंट फ्लो होगा, आप ऐसे करके डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। अगर उसने आपसे बल्ब की जगह बोल दिया रेसिस्टेंस लगाओ, तो आप रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप रेसिस्टेंस लगा के बना सकते हैं। कई बार वो बोल देता की लगाओ, की भी लगा दो, तो भाई चलो यहाँ पे हम एक की भी लगा देते हैं। अगर उसने बोल दिया ये लग गया, अगर ओपन की कह रहा है तो आप ऐसी लगा दीजिए, क्लोज की कह दी तो ये लगा दीजिए, ठीक है। इसमें जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा ही आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट हो। कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं आपके एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं कि कनेक्ट अ सर्किट यूजिंग दिस दैट ऐसे करके, तो वो बहुत टफ नहीं है, आप जाके वहां से देख सकते हैं और सर्किट बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको सारे डिवाइसेस पता हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अब इसके बाद भाई हम एक आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा, ओम्स लॉ। ओम ओम बोलते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं ऐसे लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, फ्लोइंग पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी, थ्रू अ सर्किट, या फिर आप कंडक्टर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, एनसीईआरटी में ना कभी कंडक्टर भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उसके एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोवाइडिंग फिजिकल कंडीशन सच एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडिंग फिजिकल कंडीशन, जो वहां पे फिजिकल कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड हो, या आप कह सकते हैं कैसी हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट। तब जो है अमाउंट ऑफ, ये लॉ ये बोलती है कि अगर जितनी भी फिजिकल कंडीशन है, चाहे वो टेम्परेचर है या कुछ भी है, उसके बाद जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे मान लीजिए आप, ये एक सर्किट है, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। ये सर्किट है, ठीक है, कोई भी है, ये लग रही है यहाँ पे, चलो मैं अमीटर लगा देती हूँ फॉर नाउ। अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आई है, अगर हमारी फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो सारी कांस्टेंट हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आई करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वी से डिनोट करते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, यानी कि V अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये हो गया, यानी कि V हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, I के, V डायरेक्टली I के प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे R, आर, तो ये आर क्या है, आर ही यहाँ पे रेसिस्टेंस है, जो रेसिस्टेंस का हमने जिक्र किया है वो क्या है, आर है,
जो ओम्स लॉ में कांस्टेंट की तरह यूज होता है। तो ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो एक हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई आर के, किसके हो जाएगा, आई आर के। और ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें से क्वेश्चन आने के, तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके जो उसमें है ना, आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अगर हम देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, करंट हमारा यहाँ पे है, आप इसको आई से मेजर करिए। हाँ, ये हो रहा है आई, आई हमारा करंट यहाँ फ्लो हो रहा है और इधर हमारी जा रही है वोल्टेज। तो दोनों के बीच में सारे टेम्परेचर जो है, सब चीजें क्या है, मतलब जो भी फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे उसने क्लियर बोला है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। तो अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है आपका ओम्स लॉ का, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। किसका, ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक, ये अगर आप अभी तो नहीं नहीं होगा आपके फिजिक्स में, ये एक्सपेरिमेंट होगा। आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, सारे सर्किट डायग्राम कनेक्ट करके, फिर उसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आई करंट आपका एक्स एक्सिस पे होगा और जो पोटेंशियल है वो आपका वाई एक्सिस पे होगा। फिर जो लाइन है वो सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे करके परपेंडिकुलर डालेंगे तो हर जगह आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होगा, वो होगा आर, यानी कि रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर हम इसमें आपकी बात करें कि यूनिट की, अगर हमने यहाँ पे देख लिया, ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन से हमें क्या मिला, डेफिनेशन से हमें मिल गया है, डेफिनेशन से हमें क्या मिला, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, V इज इक्वल टू आई आर है ना। तो अगर हमें क्या, रेसिस्टेंस की, वोल्ट की हमें पोटेंशियल की यूनिट पता है और करंट की पता है, रेसिस्टेंस की नहीं पता है। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन आई हो गया। क्या हो गया, V अपॉन आई। तो R यहाँ पे V की क्या यूनिट है, वोल्ट है, और I की, करंट की क्या है, एम्पियर है। एम्पियर है, तो जो रेसिस्टेंस है उसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ये वाला ओम नहीं, ये ओम है भाई, अलग है। ठीक है, तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। और इस ओम का जो सिंबल है वो है ये सॉरी, ओम का जो सिंबल है क्या है, ये वाला, ये है हमारा सिंबल। रेसिस्टेंस की यूनिट है ओम, और जो सिंबल है वो है इस तरह से ओम। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ये है हमारा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, हमने ड्राइव कर ली। अब यहां से यूनिट तो मैंने डिराइव कर दी, और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मुझे नहीं लगता कि जब मैंने आपको इतना बता दिया तो आपके लिए हार्ड होगा। मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रही हूं। ओफो, रुक जाओ, बस होने वाली है क्लास पूरी। डिफाइन वन ओम। ठीक है, आपको वन ओम को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, वन ओम को। और आप ये मुझे जरूर ही या तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे वन ओम को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अभी फिर से समझने की जरूरत है। सॉरी, अगर उन्हें आप अभी भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, तभी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन कि हमारी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। इस क्लास को थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, लेकिन अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इसमें ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उन्हें देखेंगे, रेसिस्टेंस देखेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। अभी इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह गए हैं। ये बस हमने बेसिक तो था वो क्लियर कर लिया है। तो आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।